आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत। मैं हूं सुगंध और आज मैं आपको मिलवाऊंगी भारत के कोने कोने से आए हुए आइकन्स से। एनडीटीवी इंडिया और फ्रीडम ऐप की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। आइकन्स ऑफ भारत के हर एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ऐसे लोगों से जिन्होंने ना कि खुद का सफल उद्योग शुरू किया है बल्कि दूसरों को भी आजीविका प्रदान की है। इन सभी आइकन्स ऑफ भारत में से हर एपिसोड में हम चुनते हैं एक श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत और फिर अंत में हम चुनेंगे सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारे जूरी मेंबर्स जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ आइकन्स ऑफ भारत के जूरी मेंबर्स से। हमारे पहले जूरी मेंबर हैं सुपर 30 प्रोग्राम के आनंद कुमार जी। हमारे दूसरे जूरी मेंबर हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, जिन्हें हम कहते हैं MBA चाय वाला। हमारी तीसरी जूरी मेंबर हैं रश्मि बंसल जी, जो कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश बुक की ऑथर हैं। और हमारे चौथे जूरी मेंबर हैं श्री श्रीकांत शास्त्री जी, जिन्हें हम कहते हैं मेंटर ऑन अ मिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं आइकन्स ऑफ भारत के सफर में। पूरा देश जो है इस शो के बारे में बात कर रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना खुद का कुछ ना कुछ शुरू करें। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि जब हम कोई सफर शुरू करते हैं, चुनौती आती है, हम डर जाते हैं, तब क्या करना चाहिए एक इंसान को? सबसे बड़ी बात है कि हर सफर में कठिनाइयाँ आती हैं। मेहनत करते रहो, घबराओ मत। ये तो प्रकृति का नियम है कि रात जितनी गहरी होती है, जितनी अंधेरी होती है, सवेरा के तुम उतने करीब होते हो। इसलिए चुनौतियाँ जितनी बड़ी हो रही हैं, रास्ते उतने और आगे अच्छे आएंगे। जितने बड़ा विलेन तुम्हारे जीवन में आएगा उससे बड़े हीरो बन के निकलोगे। इसलिए चुनौतियों को तुम स्वीकार करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आपको चुनौती आए, संघर्ष करोगे नहीं, आप घिसोगे नहीं, आप बनोगे नहीं। घिस घिस के शंकर बनते हैं। दूसरी चीज़, आप जितना ज़्यादा जिम्मेदारियों और जवाबदारियों से भागोगे उतना ज़्यादा उनका भार बढ़ते जाएगा। तो बैठ जाइए, उनको झेलिए, उनसे लड़िए, भिड़िए और आगे बढ़िए। छोटे छोटे स्टेप के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम यू इवॉल्व होते हो आप, और आप अपने आप उनको चुनौतियों का सामना कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं कि आसपास के लोग उन्हें कोई बात मतलब उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो आप कोई और साथी संगी ढूंढिए जो लाइक माइंडेड हो, जो आपकी तरह सोचते हों। आपको ही खुद मोटिवेट होना है और निराश नहीं होना है, क्योंकि अंधेरा, जैसे आनंद जी ने कहा, हर रात के बाद सवेरा ही होता है। मेरा संदेश ये होगा कि शुरू तो कीजिए, बाकी संघर्ष और चुनौतियां अपने आप हल हो जाएंगी। इसीलिए हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, श्री गणेश कीजिए, शुरू कीजिए। श्री गणेश जी आपके साथ हैं। जी, मुझे लगता है कि जब आप शुरू कर लेते हैं तो आधा सफर वहीं आप तय कर बिल्कुल। और अब वक्त है कि मैं बुलाऊं हमारे मंच पे हमारे पहले आइकन ऑफ भारत को। इनका नाम जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनका काम जो है वो उससे भी ज्यादा अलग है। अक्सर हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन आजकल ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये हमें सिखाएंगे कि कैसे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग यानी कि खेती की जाती है। चलिए मिलते हैं तम्मारे निम्बूनी जी। मेरा नाम तम्माराय मलकप्पा निम्बूनी है और मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मैंने डिप्लोमा एंड डी इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया है। 3 साल तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने का सोचा था और जब 2018 मैंने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्टार्ट किया। और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने का रीज़न है कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि वो एक एक्जॉटिक फ्रूट्स है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी हमारे इंडिया में उसका इम्पोर्ट होता है। तो इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्टार्ट किया और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में मेरे को ईयरली 15 to 18 लाख तक इनकम आ जाता है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। स्वागत है निम्बूनी जी आपका इस मंच पर। थैंक यू। सबसे पहले तो हम लोगों को, दर्शकों को ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, किसको ड्रैगन फ्रूट्स कहते हैं, और साथ साथ कैसे आइडिया आया कि इस तरह की खेती फार्मिंग की जाए। थोड़ी अपनी कहानी सुनाइए हम लोग।
ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग एक एग्जॉटिक फ्रूट है। ये बाहर के देश में पहले ग्रो किया जाता था और हमारे देश में अभी ये पिछले 10 साल से स्टार्ट हुआ है और अभी इसका फार्मिंग आगे ग्रो हो रहा है। और ड्रैगन फ्रूट में 2 तरह के फल होते हैं, एक वाइट रेड और येलो एक रहता है। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि थोड़ा सा उसका स्वाद अलग है, मतलब जैसे इंडिया में हम आम खाते हैं, हम कोई भी फल में रस चाहते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा फीका है। तो आप किस तरह से लोगों में प्रमोट करते हैं कि भाई इस फल खाने का फ़ायदा क्या है? ड्रैगन फ्रूट एक मीन्स हेल्थ के लिए हेल्दी फूड है और उसे सुपर फूड ही कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट में एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रूट्स इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, फाइबर, आयरन, इसलिए इसका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ड्रैगन फ्रूट जब आप फ्रेश खाते हो तो टेस्टी लगता है, मगर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिन रखने के कारण वो थोड़ा सा उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। मगर आप जब फ्रेश फ्रूट बाय करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस फ्रूट्स का कहाँ आप बेचते हैं, कितना कमाते हैं, कितने लोगों को रोजगार देते हैं, आपका एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा हल्का सा और विस्तार दीजिए। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करने का आइडिया मेरे को 2016-17 में आया था। मैं जॉब करता था पहले, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 साल जॉब किया और जॉब करते समय मैंने मार्केट में देखा है ड्रैगन फ्रूट। तो उस समय मैंने उसके बाद रिसर्च किया उसको कितना पानी लगता है ये सब, तो उसको पानी भी कम लगता है और उसमें डिसीज़ भी बहुत सारे कम है और उसको जो स्प्रेज वगैरह लगता है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए हमारा जो एरिया वो पानी कम है उधर और बारिश भी कम होता है, इसलिए वो फार्मिंग हमारे लिए बेनिफिट है, इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट का चूज़ किया। हमारे पहले क्या इंपोर्ट होता था ये? हाँ, पहले हमारे देश में नहीं था तो ये इंपोर्ट होता था और अभी भी जब हमारे देश में नहीं रहता है तो ऑफ सीजन में ये इंपोर्ट ही होता क्या है। प्राइस होता है इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है? 150 to 250 तक रहता है सर। पर किलो? नहीं पर पीस पर नहीं, वो मार्केट में रहता है। आपका बचपन बताइए, आप शुरू से ये खेती बाड़ी के परिवार से आते हैं, आपने स्टडी क्या की है? आप मेरा एजुकेशन मराठी में कंप्लीट हुआ है और मेरे माँ बाप खेती करते पहले से ही, तो खेती में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम ही नहीं था पहले। जब 10th था तो मैं गांव में गया था 1 साल के लिए, उधर ही स्कूल कंप्लीट किया 10th। तो उस समय में मेरे को नॉलेज आ गया खेती का कैसे करना है वो सब। तो बाद में मैंने डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा के बाद BE इलेक्ट्रिकल में कंप्लीट किया और कंप्लीट होने के बाद मैं जॉब सर्च किया तो 1 साल मुझे जॉब नहीं मिला अच्छे से। तो बाद में 2 साल जॉब मिला और करते समय मेरे को सैलरी वो सब कम रहता है। तो आई थिंक मतलब ड्रैगन फ्रूट आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा जॉब करने से? फार्मिंग इसमें इज पैसा ज़्यादा मोर है। प्रॉफिटेबल देन जॉब इफ यू डू द ओके इन गुड मैनर। तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं अभी आप? अरे पहले ये बताएंगे कितने इलाके में, कितने एरिया में खेती कर रहे Production कितना हैं, है? कितना लोग आपके साथ, तब ना दर्शक समझेंगे कि आप कर क्या स्टार्टिंग रहे में हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि हमारे घर वाले उससे मना कर रहे थे, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और लोग खाएंगे या नहीं वो भी नहीं मालूम था। तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 10 गुंटा लगाया था। 10 कितना? 10 गुंटा। तो स्टार्टिंग में 1 साल वो 10 गुंटा ही था, बाद में उसका अच्छा रेट मिला और मार्केटिंग भी इजी हुआ तो मैंने उसका 1 एकड़ लगाया। अभी हमारा टोटल 3 एकड़ का फार्म है, 1 एकड़ अभी नया है तो उसमें अभी फ्रूट नहीं आई है। 2 एकड़ में मेरा लास्ट ईयर 10 लाख कुछ अराउंड हुआ था, तो अभी इस साल मेरे को 20 लाख तक हो जाएगा प्रॉफिट। वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। इसमें खर्चा कितना होता है? सीड, फर्टिलाइजर जो भी है मिला के? स्टार्टिंग में इसको ज़्यादा खर्चा है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। इसमें स्टार्टिंग में 4 से 5 लाख तक का इन्वेस्ट लगता है, लेकिन बाद में खर्चा कम बाद होता में इसमें बहुत खर्चा कम है। है। तो मतलब सैलरी से अच्छा पैसा मिल रहा है फिर आप? हाँ, यस। इस तरह का फार्मिंग करें, इसके लिए आप क्या संदेश देते हैं, क्या गुरु मंत्र देते हैं? ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग एक बहुत अच्छी फार्मिंग है, इसमें ज़्यादा डिसीज नहीं है और एक ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक फ्रूट है। बाकी फ्रूट को बहुत ज़्यादा स्प्रे लगता है और वो बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है। ये फार्मिंग बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि अभी हमारे देश में इसकी डिमांड बहुत है और आगे जाके इसकी और डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा प्राइस होने के कारण गरीब लोग नहीं खा पाते इसको। ड्रैगन फ्रूट अभी आप फ़ायदा हो रहा है आपको, लेकिन अगर 3 साल पहले जब आपने जॉब छोड़ा, अगर जॉब में 15 लाख की उस टाइम पे सैलरी मिली होती तो क्या जॉब छोड़ के आते यहाँ पे? हाँ सर, आ जाता, क्योंकि मेरे को खेती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सबके साथ रहना वो अलग बात है, फैमिली के साथ रहना और फ्रीडम मिलता है। बाकी सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तुम्हारे थैंक यू वेरी मच। आपका स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कोई कॉमन फ्रूट नहीं है, लेकिन आपने इसको सक्सेस बनाया है। आपने सबको मैसेज दिया है कि आप
सिर्फ इंजीनियरिंग करके आपको बोरिंग जॉब भी नहीं करना है, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इंडिया की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। जो व्यक्ति लीक से हटकर सोचा, कोई नई चीज इजाद किया, वही विजेता बना। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भर में ड्रैगन फ्रूट की खेती 3000 से 4000 हेक्टेयर में होती है। देश में ड्रैगन फ्रूट की सालाना पैदावार तकरीबन 12000 टन। 2020 से 2025 के बीच दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट बाजार का CAGR 3.7% रहने का अनुमान। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से। ये तो आप जानते ही हैं कि देश में कितनी सारी महिलाएं पापड़ बनाती हैं, हर रोज फरजान बनाती हैं, अचार बनाती हैं, लेकिन चंद ऐसी महिलाएं हैं जो इस शौक को एक उद्योग में तब्दील कर देती हैं। इन्हें मैं बुलाती हूँ द पापड़ लेडी ऑफ इंडिया। चलिए आपको मिलवाती हूँ शालिनी अग्निहोत्री जी से, जो आई हैं लखनऊ से। मेरा नाम शालिनी अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी फर्म का नाम मां अन्नपूर्णा गृह उद्योग है, जो कि महिलाओं से ही चलाया जाता है। सारी महिलाएं हमारे काम करती हैं। मेरा सारा होममेड सामान को बनाने का काम है। मुझे अपना काम स्टार्ट किए हुए करीब 6 साल हो गए हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड हो गई हैं महिलाएं, और आगे चल के मैं चाहती हूँ कि मैं और महिलाओं को बढ़ाऊँ और काम दूँ, उनको अपने पैरों पर खड़ा करूँ। शालिनी जी नमस्कार। आपकी पापड़ की कहानी बताइए, कब चालू करी, अभी कितना बड़ा बिजनेस है और सब कुछ बताइए, कहाँ से चालू किया सब कुछ। मेरा नाम शालिनी अग्निहोत्री है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा एक गृह उद्योग है लखनऊ में, गोमती नगर में, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं, और मेरे गृह उद्योग का नाम मां अन्नपूर्णा महिला गृह उद्योग है, और जो कि 2016 में स्टार्ट किया था और अभी तक बहुत ठीक ठीक जा रहा है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो मैं बचपन से ही इस तरह से करती रही कुछ ना कुछ। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर टीचिंग भी की, स्कूल भी ज्वाइन किया था। उसके बाद पार्ट टाइम एक NGO में एज अ सुपरवाइज़र एंड अकाउंटेंट मैंने जॉब की, सिर्फ 1500 रुपये पर मंथ की। मेरी जब बेटी आई 2009 में, तो फिर मुझे वो टीचिंग वाली जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने जो गृह उद्योग था वहाँ पे उन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद था, स्टाफ को और सबको, तो फिर उन्होंने मुझे फुल टाइम कर लिया और मैं बेटी को गोद में लेके आती थी। मैं वहाँ काम करती रही, लेकिन करते करते मैं सोचती रहती थी कभी कभी कि जैसे मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो और भी इतनी ऐसे कितनी सारी महिलाएं होंगी जिनको बहुत ज़रूरत है पैसे की और वो नहीं कर पा रही हैं अपने घर को मैनेज। तो मेरे मन में कुछ चलता रहता था कि मैं जैसे यहाँ इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, तो मैं भी इतने लोगों को काम दूंगी तो शायद और लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और हमारा वो भी होगा। तो फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। जब 2016 में 23 नवंबर को बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले पापड़ का काम ही शुरू किया, और मैंने अपने साथ एक लेडी लगाई, लेकिन वो थोड़ा ग्रोथ कर गया और फिर मुझे और लेडीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैं घर पे ही छत पे पापड़ बनाती थी, शॉप पे लाके सेल करती थी। उसके बाद मैंने 6 महीने में ही एक मशीन खरीदी आटे की, और मैंने गेहूं भी खरीद के फिर धुलवाया, और मतलब मैंने और एक लेडी जो एम्प्लॉई रखी उसके साथ मिलके आटा पीसने का काम खुद से शुरू किया। मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेके मुझे लगा कि और अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं कुछ करूं, और फिर इस तरह से करते करते मुझे दूसरों की प्रॉब्लम भी लेडीज़ों की समझ में आ रही थी, तो मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने नॉट सिर्फ पैसे के लिए नहीं कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाना है। और 2016 से लेकर 2020 तक मैंने 9 औरतों को काम दिया। फिर जब कोविड का टाइम आया तो मेरा बिज़नेस थोड़ा स्टॉप कर गया, तो लोगों के घरों में कोई काम करने वाला नहीं क्योंकि आने नहीं दे रहे थे, तो मेरा ये वाला काम थोड़ा स्टॉप किया। तो मैंने टिफ़िन का काम स्टार्ट किया। मैंने खुद से टिफ़िन्स बनाए, और जिनके घरों में प्रॉब्लम थी, सर्वेंट नहीं थे और वो खुद भी बीमार थे, पहले तो बीमार प्लस खाना भी नहीं मिल रहा उनको क्योंकि वो बीमार है, बना नहीं पा रहे हैं। अभी मेरा टिफ़िन का काम भी स्टार्ट हो गया तभी से। इतना कॉन्फिडेंटली बता रही है, मैं बीच बीच में वीडियो भी देख रहा था किस तरह से आप कॉन्फिडेंटली अपने टीम के साथ शॉप में काम कर रही हैं। तो एक साल में कितना पापड़ बन जाता है, कितनी टर्नओवर कर लेती हैं, कुछ अंदाज़ा दीजिए। 10 लोगों को आप काम दे रही हैं, वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है।
लेकिन बिजनेस कितना बड़ा हो चुका है और सर, मुनाफा हो business- रहा है इसमें? जी बिल्कुल, मुनाफा मेरा भी हो रहा है, मेरे वर्कर्स का भी हो रहा है। और मेरा तो ये मकसद है कि मैं 10 की बजाय 20 औरतें कर लूँ। यहाँ तक कि सबकी सेहत भी, जो हमारा काम है उससे सबकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि हमारा सब बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट हाथ से ही बनाया जाता है। तो कोई उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं। बिज़नेस मेरा इतना ग्रोथ किया है। अभी इधर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे करके हिम्मत से सब मैनेज हो जाएगी। और मेरा घर भी बन चुका है लखनऊ में, जो कि क्या मैं बात पहले है। एक कमरे में रेंट पे रहती थी। तो अभी हिम्मत है, और मैं महिलाओं के लिए ही सब कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दे के उनको उनके पैरों पे खड़े करना चाहती हूँ, कि वो अपने गांव वापस जाएं तो वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो खुद का छोटा सा बिजनेस कर ले। भले ही मेरा इतना ना कर पाएँ, लेकिन वो खुद का खर्चा उठाने के काबिल हो जाएं। तो बस यही मेरा एक सपना है। जो जिनको भी चाहिए था वो हमारी शॉप पे आके ही ले जाते थे, और आज भी लोग बहुत लखनऊ के हर एरिया से आके हमारे यहाँ से खुद ही शॉपिंग बहुत करके ले अच्छी जाते हैं, बात। या फिर ऑर्डर होता है तो फिर हम डिलीवर करा देते हैं। लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सच में पापड़ का बिजनेस बहुत छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। जी। बेसन ले लिया जाए, जी। मूंग का या उड़द का, और बेलने की कलाकारी हो तो हमको लगता है सर 2-3 हज़ार रुपये में हो पैक सकता उक है ये करके काम। शुरू किया जा सकता है। तो मैंने बहुत अभी अच्छा है, और आप महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, उनका उत्साह बढ़ा रही है, आप बड़ा स्वाभाविक तरीके से कर रही है, जिसको कोई सामान्य महिला कर सकती है। मैं बहुत खुश हुआ जा। एक मकसद और है कि देखिए, नौकरी तो सभी करते हैं, किसी को काम देना है, क्या बात। काम करना नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ कि काम देना है। तो अगर ये सभी सोचने लगेंगे तो शायद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या बिल्कुल। सर, अपना काम करने में बहुत जो धन्यवाद। मज़ा आता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो किसी की नौकरी करने में शायद उतना नहीं। और किसी को काम दे के जो पे करके और खुशी मिलती है कि हाँ, उनका भी घर चल रहा है मेरे साथ साथ, सबसे बड़ी संतुष्टि तो उसी में मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके साथ और लोग भी जुड़ सके और उनका भी घर चल सके। खासकर महिलाओं को तो अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लड़की किसी पुरुष से कम नहीं है। क्या बात। वाह, नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पापड़ उत्पादन व्यवसाय में 25 से 30% तक मुनाफा। इस कारोबार में मुनाफे के लिए कम से कम 6 महीने जरूरी। पापड़ कंपनी 10 लाख रुपए के निवेश के साथ खोली जा सकती है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। गोट फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत से शुरू किया जा सकता है और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन हमारे आने वाले अगले आइकन ऑफ भारत की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ पुणे से आए नीलेश जादव जी से। नमस्ते, मेरा नाम नीलेश अनिल यादव है। मैं पूना से हूँ। मेरा गोट फार्मिंग का बिज़नेस है। एक्चुअली हमारा कमर्शियल गोट फार्मिंग का बहुत बड़ा सेटअप है, और बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं कि गोट फार्मिंग कमर्शियल वे में कैसे ये करें। और जैसे उनको कुछ बीमारियों के बारे में या वैक्सीनेशन के बारे में, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और जैसे जंगलों में भेड़ बकरियाँ चरने लेके जाते थे, तो उसको हमने स्टॉप करके लिमिटेड चारा, लिमिटेड ये दे के उनको कैसे बढ़ाना है, तो उसका हम पूरा एजुकेशन देते हैं। और हमारा खुद का सबसे बड़ा ऐसा फार्म है। फ्रीडम ऐप ने और NDTV ने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते। नीलेश जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ साल पहले आप IT कंपनी में काम कर रहे थे, और अब आप बकरियों का पालन पोषण कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपने क्यों ये रास्ता चुना, थोड़ा अपना कहानी आप हमें समझाएं। मेरा नाम नीलेश अनिल यादव है। मेरा कपिला कृषि एंड गोट फार्म बोल के फार्म है। पूना से एक 80 किलोमीटर पे है, दाउन बोल के जगह है, वहाँ पे हमारा ये सेटअप है। और पापा अंकल वगैरह ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी जो कि कोई कर नहीं रहा था। तो एक्चुअली मैंने और मेरा भाई भी इसी में था, IT इंडस्ट्री में। तो हम दोनों ने काम छोड़ा और हम लोगों ने पहले ये स्टार्ट किया।
फिर इसमें बहुत सारी मुश्किलें आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम मतलब एक जगह पे, एक छोटी सी जगह में उनको पाल के बड़ा कर रहे थे, तो उनको कितना खिलाना है, क्या खिलाना है, कब वैक्सीन करना है, ये हर बार रिसर्च करते गए कि इसको कितना क्या देना चाहिए। इस मतलब नुकसान से सीखे हम, क्योंकि जब जो बाकी लोग सिखा रहे थे वो अपने कन्वीनियंस से सिखा रहे थे। ये एक चीज़ हो गई कि गोट फार्मिंग का ऑल ओवर वर्ल्ड में मीट जो एक्सपोर्ट होता है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होता है, तो हमारे इंडिया के लिए तो जितना एक्सपोर्ट है वो सिर्फ अरब कंट्रीज़ के लिए, हमें अलाउड ही नहीं है कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कर सकें। गरीब फार्मर जो अपने आप गोट की फार्मिंग करता है, वो दुबले पतले बकरी होते हैं उनके, आप साइंटिफिक मेथड जब यूज़ करते तो मैं समझता हूँ कि गोट की या तो लाइफ बढ़ जाएगी या गोट अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा, ज़्यादा दूध देगा। तो क्या प्रूफ है आपके पास, मतलब गोट कितना ज़्यादा दूध देता है या गोट की वैल्यू कितनी बढ़ती है आपके एफर्ट से? अलग अलग ब्रीड्स है सर जी, 37 टाइप्स ऑफ ब्रीड्स है। मेरे पास तो 1000 बकरियां है, पर उसमें जैसे कि 500 मेरे पास भेड़ है, एक मीट पर्पस के लिए, एक मिल्क पर्पस के लिए। तो जैसे ये ब्रीड्स जो होती है इसके ऊपर रहता है कि आप मीट के लिए या इसके लिए। तो एज अ स्टड फार्म मैं एस्टेब्लिश किया हूँ। तो अभी ये जो ब्रीड है आप बोल रहे हो मिल्क का, अगर हम अच्छी दूध देने वाली नस्ल को उसमें के अच्छे नर और अच्छे मादाएं सिलेक्ट करते हो और उसका आगे ब्रीड करके आप रिकॉर्ड कीपिंग रख के अगर आप प्रोजनी बोलते हैं उसको, तो प्रोजनी निकालते हो, उसको भी आगे आप F1, F2, F3 जैसे जैसे आप उनकी पीढ़ियाँ ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आपका कुछ दिनों बाद आपके जो प्रोजनी आती है लास्ट में वो ज़्यादा दूध देने वाली आती है, क्योंकि आपने ये सालों साल उसका रिकॉर्ड रखा है। अगर मेरे फार्म पे आएंगे तो मैंने 5 जनरेशन का मेरे पास रिकॉर्ड मिलेगा आपको। आज आपके पास 1000 बकरियां हैं, लेकिन शुरू कहाँ से किया था? 2, 3, 4 कहाँ से शुरू किया और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा? और शायद शुरू में इतना इजी नहीं होगा, मतलब जैसे आपने सीखा कैसे उनका पालन कैसे करना है, तो 1-2 कोई चैलेंजेस जो आए उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बोला मैं आईटी इंजीनियर था, तो मैंने वहाँ से जब आया तो एक्चुअली मेरे पापा अंकल वगैरह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था इसको, तो मैंने और मेरे भाई ने पर्सनल लोन लिया। पर फर्स्ट सेटबैक ऐसे हुआ कि हम लोगों ने ये एक साइलेज बनाने का पिट बनाया था, जो कि बन रहा था, कच्चा था, और उसी टाइम पे बारिश आ गई और वो पूरा कोलैप्स हो गया। हमारा प्लान था 200 से स्टार्ट करने का, पर एंड अप मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो हमने 50 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने फार्म तो बड़ा ये कर लिया था, पर 25-50 से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा नीलेश भाई, तो अभी आपको मार्केट में सब बोलते हैं नीलेश बकरी वाला, ऐसा करके चिढ़ाते लोग? बुलाते हैं बोलते गोट मैन बुलाते हैं मेरे को। गोट मैन बकरी वाला नहीं बोलते, गोट मैन बुलाते थे। तो एक्चुअली मेरे आईटी के जो फ्रेंड्स थे वो सारे मेरे को गोट मैन बुलाते थे, और पहले तो हंसते थे, पर आजकल अभी जब मेरे फार्म पे आते हैं, मेरा फार्म का सेटअप देखते हैं कि कम से कम मेरा 50 लाख का मैंने सिर्फ एक सेटअप किया है 6 घंटे का, मतलब 600 स्क्वायर फीट। तो अभी महीने का या साल का पैसा कितना कमाते हो आप? टर्नओवर या पैसा कमाते कितने? तो अभी रिसेंटली अच्छी कमाई हो रही है, पर पहले वैसे नहीं था। अभी रिसेंटली 50 लाख के ऊपर चला जाता है टर्नओवर साल का। और भी बहुत सारे मैंने चीज़ें अभी चालू किए, जैसे कि हमारा बाजार था पहले, जो जैसे भेड़ बकरियों बेचने के लिए क्या होता था, हाट बाजार। उसमें क्या होता था, एजेंट लोग होते थे, वो छुप के जैसे सेल कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर कभी ऑस्ट्रेलिया गए या फिर साउथ अफ्रीका गए, तो वहाँ पे एक ऑक्शंस रहता है, मतलब एक बीच में ऐसा एक रिंगन ये रहता है, और वहाँ पे वो बकरी आती है, उसका फिजिकल नॉर्म सब वेट कितना है, एज कितना है, वो सब ऊपर डिस्प्ले होता है, और फिर उसके ऊपर बेटिंग होती है, जितने लोग आए खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर बेटिंग ज़्यादा देता है वो उसको बेचता है। तो ये मेरे फार्म में 2 साल से हमने स्टार्ट किया है, और इससे बाकी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है बिजनेस में। आपने बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस किया, और पढ़े लिखा आदमी जब ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में घुसता है तो वो SOPs बनाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, और वो उसको सही तरीके से करता है। जुगाड़ू व्यक्ति नहीं बनता है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, धन्यवाद। भारतीय बीटल बकरी बाजार 420 करोड़ रुपए है। बकरी की किस्म के हिसाब से बकरी पालन में औसत सालाना कुल लाभ 4 से 5 लाख रुपए। बकरी पालन कारोबार 50,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है।
देश में कितने ऐसे लोग हैं जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, लेकिन ये एक अलग ही किस्म के इंसान हैं जिन्होंने रेडियो जॉकी की जॉब छोड़कर अपनी जीरो वेस्ट जूस शॉप खोली। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं आनंद राज जी से। नमस्कार, मेरा नाम राजा है और मैं बैंगलोर से हूँ। वैसे तो हूँ मैं इंजीनियर, लेकिन मैं अपने आप को वेस्ट इंजीनियर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ईट राजा, ये दुनिया का सबसे पहला और इकलौता ऐसा जूस सेंटर है जहाँ पे आपको जूस परोसा जाएगा, लेकिन कप में नहीं। कचरा हर जगह पे मिल जाता है आपको, लेकिन इस कचरे का कोई समाधान तो है नहीं। तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग 4 साल तो कर रखी है मैंने, इसका कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए स्टार्ट कर दी मैंने वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो वेस्ट जूस बार, ईट राजा इन बैंगलोर। थैंक्स टू फ्रीडम एंड एनडीटीवी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर आइकॉन्स ऑफ भारत। नमस्ते। नमस्कार। रेडियो की दुनिया, आवाज़ की दुनिया, संगीत की दुनिया, एक ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर इस जूस की दुनिया में आप कैसे आए और अभी क्या कर रहे हैं, ये कहानी हम लोग सुनना चाहते हैं। ज़रूर सर। एक्चुअली हुआ है कि मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैं अपनी रेडियो की ज़िंदगी छोड़ के एक दिन जूस बेचने का काम करूँगा, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कभी, और ख़ासकर मेरे डैड तो कभी चाहते ही नहीं थे कि हम लोग इस बिज़नेस में आए, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत पहले से ही देखा हुआ था कि ये बहुत मुश्किल वाला काम है, और इसीलिए उन्होंने हमें इंजीनियरिंग पढ़वाई। और इंजीनियरिंग के बाद रिसेंटली जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये बिज़नेस चलाने वाला और कोई था नहीं, सिर्फ मेरी मॉम थी। तो माताजी ने बताया कि ठीक है चलो मैं ही चला लेती हूँ अगर और कोई नहीं है तो, क्योंकि उन दिनों मैं रेडियो में काम कर रहा था। तो उन्होंने जाके दुकान पे बैठना शुरू किया, तो मुझे भी कहीं पे थोड़ा चुभने लगा था कि मैं तो रेडियो जॉकी हूँ और माँ दुकान में जाके बैठ रही है। तो मैंने सोचा ठीक है, बहुत हो गया रेडियो पे बक करना अब थोड़ा सा काम करते हैं। तो मैं आ गया अपने मॉम को हेल्प करने के लिए। तो दुकान पे माँ बैठी थी अकेली, तो मैं आया और देखा कि तो उस टाइम में मैंने सोचा कि हर एक जूस सेंटर से बहुत कचरा निकलता है। यानी कि अब कोई भी जूस सेंटर ले लो, पेपर कप, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ और टिश्यू के बिना तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का इकलौता इंसान हूँ, और मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने पिछले 1500 दिनों में एक दिन भी मैंने पेपर कप, प्लास्टिक कप, स्ट्रॉ नहीं यूज़ किया है, टिश्यू नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया, जूस का पार्सल कभी दिया नहीं है मैंने, ना मैंने कोई भी किस्म का कोला इस्तेमाल किया है। नो कलरिंग एजेंट्स, नो एडेड फ्लेवर्स, जो जैसा है उसी को एकदम अतरंगी स्टाइल में मैंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो फ्रूट होता है उसी फ्रूट के अंदर मैंने जूस भर के देना शुरू कर दिया। कई सारे ऐसे जूसेस हैं जो पीने के बाद वो खा भी सकते हैं, यानी कि जूस पीने के बाद, खाने के बाद आपके हाथ में बचेगा क्या? कुछ नहीं, यानी कि ज़ीरो। सो लोगों को मैं समझाने लगा आपकी वजह से कोई कचरा नहीं निकला, यानी कि आपकी वजह से धरती माँ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप बन गए ज़ीरो हीरो। जब ऐसे बोलता हूँ तो उनके चेहरे पे जो हंसी आती है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ है। इसी तरीके से करते करते मैं बन गया शायद दुनिया का सबसे पहला और इकलौता ज़ीरो वेस्ट जूस बार गए। अच्छा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिताजी ने चालू किया, माताजी ने साथ दिया, फिर आप इसको अब आगे दौड़ा रहे हैं। आपका भविष्य कहाँ जा रहा है और अभी कहाँ हैं आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? क्योंकि बिजनेस में है, बैंगलोर से आप आते हैं, तो नंबर के बिना तो हम बात हो ही नहीं सकती, तो वो बताइए थोड़ा। प्रफुल्ल सर, जैसे कि आपको बताया, रेडियो की जो जिंदगी है ऑलरेडी सेलिब्रिटी वाली जिंदगी है। मुझे लगा कि अरे यार, इससे बढ़िया और कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको ऐसा कौन सा दिन मिलेगा जहाँ पे ए.आर. रहमान, आलिया भट्ट सबको इकट्ठे एक ही साथ देख के मिल सकूं और फोटो भी ले सकूं। इतनी अच्छी जिंदगी थी। मैंने सोचा इससे और कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है, जब से मैंने ये ज़ीरो वेस्ट का बिजनेस शुरू किया है, रेडियो की ज़िंदगी से ज़्यादा कामयाबी मैंने यहाँ पे पाई है। और दूर दराज के लोग, जैसे कि पटनी टॉप से मुझे एक कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि आपका जो आइडिया है बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी कारवार बीच से आता है, भुवनेश्वर से आता है और दार्जिलिंग से आता है। तब मुझे लगने लगा कि अरे यार, सच में ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे यार, इसको मुझे भी करना चाहिए, यानी कि मुझे भी ज़ीरो हीरो बनना चाहिए। तो मुझे अब लग रहा है कि दिस इज़ द वे, दिस इज़ द फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी इज़ हियर टू स्टे।
तो आपने अलग काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। आपका सपना क्या है? रेडियो जॉकी होना, लोगों को हंसाना, एक ग्लैमर की दुनिया से आके यहाँ है। आज भी आपको लोग जान रहे हैं, देश में लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन 10 साल बाद, 12 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर, जैसा कि आपने कहा, ये जो जूस का बिजनेस है, मुझे लगता है कि इस वजह से मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ। रेडियो जॉकी बनने से ज़्यादा पॉपुलर बन चुका हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ईट राजा सिर्फ बैंगलोर मल्लेश्वर में रहेगा तो ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो जब मैंने शुरू किया था, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मुझे जूस नहीं बेचना है, मुझे तो बेचना है एक कॉन्सेप्ट। जब मैं लोगों को बताता हूँ आप बन गए ज़ीरो हीरो, उनके चेहरे पे जो हंसी आती है ना, ये हर एक भारतीय को मिलना चाहिए, हर एक इंडियन को मिलना चाहिए। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे यार, मेरी वजह से अगर मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, कम से कम मैंने तो कुछ नुकसान नहीं करवाया। अगर ये फीलिंग सब में आ गई तो मुझे लगता है कि इकट्ठे सब लोगों मिलके कोई कचरा नहीं निकलेगा। और पैसा कितना कमाते हो? नंबर्स का खेल क्या है आप? एक आउटलेट है क्या अभी? 4 आउटलेट है। 4 आउटलेट है। तो पहले एक था, तो जब मैंने शुरू किया था लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, तो ये क्या तरबूज के अंदर जाके डाल रहा है। और मैं अपने बहुत अतरंगी तरह से उसका नाम भी रखता था, दिस वीकेंड नो बूज ओनली तरबूज। तो लोग देते कि ये क्या रहा है, ये तरबूज का जूस बेच रहा है, क्या बेच रहा है। मेरे कैप्शंस भी बहुत अलग है। जब आपकी मूवी सुपर 30 रिलीज हुई थी, मैंने कहा अरे यार, कैसे इस मूवी को जूस के साथ कैसे शादी किया जा सकता है। मैंने सोचा कुछ ना कुछ अतरंगी तो करना ही करना है। मैंने बोल दिया सुपर 30 जूस नाउ अवेलेबल एट ईट राजा। लोग ये क्या सुपर 30 जूस क्या है, क्या 30 जूस फ्री में दे रहे हैं क्या? मैंने कहा आ जाओ। ये पूरा मैथमेटिक्स के बारे में था, तो मैंने कहा आप आइए हमारे दुकान पे, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक पजल दूंगा, अगर अपनी 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया, ये जूस आपका हो जाएगा। क्या बात, ये हो गया सुपर 30 जूस। सर, रॉयल्टी दिया था इनको क्या? हाँ, मैंने टैग भी किया है। टैग रॉयल्टी नहीं होता बॉस। सर, रॉयल्टी दे देंगे कोई सर, बात नहीं, मैं लेके भी आ गया। बस जूस पी लेंगे, हो जाएगा रॉयल्टी। लेकिन इस जीरो वेस्ट जूस सेंटर की वजह से पता नहीं कहाँ से कॉल्स आने लगे। तुर्की से आया, अफ्रीका के नाम भी नहीं सुना है, माली, वहाँ से मुझे कॉल्स आए, और मोम्बासा से मुझे मैसेज आए, पाकिस्तान से भी बहुत सारे मैसेजेस आए। मेरे सारे जूसेस उसी फॉर्मेट के अंदर हैं। अगर मान लीजिए कि ये ड्रैगन का फ्रूट है, ये तो हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, इतने सारे इंडिया में इतने सारे गाय, भेड़, भैंस, बकरी है, उनको खाना भी ठीक से नहीं मिलता। तो मैंने सोचा ये जो चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स जो हम नहीं खा पाएंगे, तो इसको हम गाय को खिला देंगे। पहले बार जब मैंने सोचा, मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। जैसे जैसे करता गया, अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 1500 दिन हो गए हैं, 4 साल से मैंने एक भी कचरा नहीं निकाला है। आपका इंजीनियरिंग नॉलेज में टेस्ट करता हूँ, चीकू जैसे फल में कैसे करेंगे आप? सर, चीकू भी बनाता हूँ मैं, चीकू का पूरा निकाल देता हूँ, चीकू के अंदर ही जूस डाल के देता हूँ। पर ये क्वांटिटी बहुत कम नहीं हो जाती, फिर पैसे कैसे लेते हो? इसीलिए तो बोलता हूँ इसका नाम है चिल्ली गुआवा शॉट्स। यानी कि ये शॉट्स जो है ना, ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत भाती है। यार, ये बंदा आरजे था, पूरा ज्ञान उसने फ्रूट्स बेचने में लगा दिया। प्रोडक्ट तो बढ़िया बना है, तो आप मार्केटिंग तो उस्ताद हो बस। नहीं, सर, सब आप ही लोगों से सीखा है मैंने। आपका अभी भी लगता है पैसे पर ध्यान नहीं है। वो अच्छी बात है, अच्छी जितना बात है। आपकी रुचि इस काम में है, जितना पैसिनेट है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखिएगा, हम दर्शकों को भी बता रहे अपने अनुभव के आधार पर, आप पैसे के पीछे भागिएगा, गणित बनाने के पीछे भागिएगा, कुछ नहीं होगा। आप प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान दीजिएगा, पैसे अपने आप। क्या बात। जब मैंने शुरू किया था, मैंने 13 साल रेडियो में निकाल दिए थे, तो 13 साल में मैंने कभी अपना खुद का घर नहीं बना पाया। लेकिन पिछले 4 साल से जितना मैंने बिजनेस किया है, इसमें से जब आने से पहले ही मैंने एक फ्लैट बुक करके आया हूँ। और इससे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तहे दिल से, अच्छे दिल से अगर कोई भी काम करेंगे ना, एक तो मैं फेमस हो ही गया हूँ, अब क्या है, थोड़ा पैसा बनाना है, वो तो बना ही रहा हूँ। अब आपकी इंटरेस्टिंग कहा है, मतलब मेरे जैसे लग रहे हो कि आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चाय वाला हूँ, आप जूस वाले, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जूस के कारोबार में 50% से 70% का कुल मुनाफा। 10 से 20 लोगों की बैठने की जगह के साथ जूस की छोटी दुकान 10 से 15 लाख रुपए के निवेश के साथ खुल सकती है। MSME और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से इसके लिए मिल सकता है कर्ज। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को।
हम पूरा दिन बिता सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ। ऐसे समय में एक नई जो है श्रेणी डेवलप हुई बिजनेस ओनर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, लोगों में सामान जो है वो बेच भी देते हैं। तो आइए मिलते हैं दिल्ली की शिवाली गोहरी से, जो है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। नमस्ते, मेरा नाम शिवाली गौहरी है और मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरी कंपनी बंद हो गई, तब मैंने ठाना कि मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को और आगे बढ़ाऊंगी और उसी तरह से 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपने 500 से 13,000 फॉलोअर कर लिए और मेरा सपना यही है कि मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं, अपनी नाम और अपनी पहचान बनाऊं इस दुनिया में इंस्टाग्राम के ज़रिए। और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। नमस्ते। शिवाली, नमस्कार, आपका इस मंच पर स्वागत है। आप एक ऐसे मॉडर्न एज बिजनेस से हैं जो आजकल हमारे दुनिया में सब जगह है। इस मंच पर तो इन्फ्लुएंसर ही इन्फ्लुएंसर भरे हुए हैं, लेकिन हम आपकी कहानी भी सुनना चाहते हैं। किस तरह से आपने अपने आप को ये दर्जा दिया, जिस तरह से आप इन्फ्लुएंसर बन गई, पूरी कहानी हमें सुनाइए। मैंने कैसे शुरुआत करी, सबसे पहले तो सर इंजीनियर हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मैंने 6 महीने की एक ऑर्गेनाइजेशन है उधर काम किया। नाइट शिफ्ट करती थी मैं और मैं फ्रीलांस मॉडल भी थी। सुबह मॉडलिंग करती थी, एक लाइव शो करती थी, रात को मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाती थी। मैं सोती नहीं थी, मतलब आई हैव वर्कड, मैंने दिन और रात काम किया है क्योंकि मुझे वो पसंद था और ये क्योंकि मेरे माँ बाप ने बोला कि यही है, इसी से इज्जत मिलेगी दुनिया में और समाज में। और फिर मुझे पता चला कि वो लोग फ्रेशर एंकर्स हायर कर रहे हैं। फिर मैं एंकर बन गई। मेरे को सब बोलते थे कि तू इसके लिए बनी है, पर जब तक वो मुकाम हासिल नहीं हो जाता तब तक यकीन नहीं हो पाता, और वो हासिल हो गया था। और धीरे धीरे ट्रेनिंग मिली, 3.5 साल वहाँ काम करके एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मेरे में आ गई थी और अच्छा लगता था। लेकिन मैंने कभी किसी और माध्यम से पैसे कमाने का नहीं सोचा। मैं काफ़ी डूब चुकी थी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने शोज़ को हिट कराने में, स्टॉक आउट कराने में। अच्छा लगता था, पर मुझे नहीं पता क्या हुआ और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो गई। तो अब कभी सोचा नहीं था इसके बाद क्या करूँगी। दिल्ली से ही हूँ मैं, आई एम दिल्लीआइट। कभी मैं मुंबई भी नहीं गई हूँ, बैंगलोर भी नहीं गई हूँ, मैं कभी भी नहीं गई इनफैक्ट। फिर मैंने कहा कि अब मेरे लिए क्या रास्ता है। मैंने अपने ऑप्शन देखने, तो मैं खाली बैठी घर पे, और इंस्टाग्राम तब नया नया आया था। आजकल तो काफ़ी फीचर्स आ गए हैं, रील्स आ गए हैं। नहीं, मैंने वो पूरा उनकी जो जर्नी है वो देखी है। जब रील्स नहीं थे तब से मैं ऐसे ही कभी कभी अपनी एंकरिंग वाली कोई फ़ोटो खींच के एक आध डाल दिया करती थी। फ़ोटो खींचती मैं बहुत सारी थी, लेकिन एक आध डाल देती थी कभी कभी। मेरी मम्मी ने हमेशा बताया कि इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि कभी कोई ये ना बोल सके कि तू मेरे पैसे का ही तो खा रही है। मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरे पापा ने भी फुल सपोर्ट किया। उसके बाद उस शॉपिंग एप्लीकेशन में मैंने काम किया। वहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी उम्र की भी लड़कियाँ थी, उनके साथ मिलके मैंने फिर से फ़ोटोज़ खींची। इनफैक्ट जब लॉकडाउन हुआ उससे 2 दिन पहले मेरी जॉब गई और 2 दिन बाद लॉकडाउन हुआ। मेरी तो ऐसा लग रहा था कि जिस शोहरत और नाम की आदत सी हो गई थी और अच्छा लगने लग गया था। सब कहते थे कि हाँ तू इसी के लिए बनी है, तू मुंबई जा। वो अचानक से सब खत्म सा हो गया था। मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब तक। बहुत उतार चढ़ाव रहे आपकी ज़िंदगी में, और आपके माँ बाप ने भी बहुत संघर्ष किया। अभी आप क्या करते हैं और कैसे पैसा कैसे कमाते हैं, या क्या किस चीज़ आपको बिस्तर से सुबह उठाती कि मुझे आज जागना और दिन भर मुझे काम करना है, और रात में जब आप सोते हैं तब आपको सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं अभी आप? हाँ, एक गांव का, देहात का भी एक लड़का एक लड़की देख रही हो इस प्रोग्राम को, Yes. तो उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में समझाइए कि इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाया जा सकता है और कितना कमाया जा सकता है। मेरे को कोरोना और लॉकडाउन ने सिखाया सर ये। अगर कोई गांव में भी मुझे कोई देख रहा है तो इंस्टाग्राम पे मैंने लॉकडाउन में अपनी हर एक हॉबी को शेयर किया है। क्या बात। अगर मैं गाना गाती थी तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव चली गई, अपनी छत पे खड़ी होके जितने भी गाने मुझे आते हैं, चाहे वो 1 या 2 लाइन में गाती थी, और तारीफें भी मिलती थी। कभी कभी बुरे कमेंट्स भी मिलते थे, और धीरे धीरे फिर तो वो बुरे कमेंट्स
कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल पे लगते थे और ठेस पहुंचती थी कि तो इज्जत पे मेरी लांछन उछाला जा रहा है। लेकिन मैंने वहाँ भी हार नहीं मानी, मैंने गाना गाया। अगर कोई ट्रेंडिंग मुझे जो भी मैं देखती थी इंस्टाग्राम में, कोई फोटो डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, तो मैं देख देख के सीखती गई और हर किसी से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ सीखी और अपना ही एक लाइफस्टाइल बनाया कि मैंने अपना लिया कि अब घर पे ही रहना है, ना मेरी जॉब है, ना मुझे घर से बाहर निकलना है। अब ये मेरे रिसोर्सेज हैं, यही है, ये मेरा रॉ मटेरियल है, इससे क्या बन सकता है। तो शिवाली, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और उससे आपको फ़ायदा क्या होता है? क्या कंपनीज आपके पास आती हैं कि हमारे लिए Brand deals। एडवर्टीजमेंट दीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट पहनिए? इन्फ्लुएंसर का जो लाइफस्टाइल होता है और उसके साथ क्या मतलब कैसे पैसे कैसे बनते हैं? जी बिल्कुल। सो 500 फॉलोअर मैम मैंने शुरू किए थे जब 500 थे, जब ऐसे ही हॉबी के तौर पे करती थी, और 500 से 3 महीने के अंतराल में मैंने 13,000 फॉलोअर तक पहुंच गई। मैं रोज के मैं अपनी 3 पोस्ट डालती थी, 2 स्टोरी मेरी होती थी और बाद में रील्स भी आ गए थे, तो रील्स भी मैंने बनाने की अपने आप कोशिश की। अभी मेरे कितने पास फॉलोअर्स हैं आपके? अभी मेरे अराउंड 13,000 ही फॉलोअर्स। क्या बात। और उसमें से पैसे कितने बन जाते हैं उस फॉलोअर से? एंडोर्समेंट के जरिए, ब्रांड प्रमोशन के जरिए कितना रेवेन्यू आ जाता है फिर? रेवेन्यू सर कोई फिक्स नहीं है, एवरेज मंथली? एवरेज 20 से 30,000 मेरा अभी आ रहा है, 13,000 अच्छा, फॉलोअर महीने का? महीने का। चलते चलते गाना सुना के जाइए, कुछ जो जिसको कुछ हम आप एंटरटेन करके इंस्टाग्राम जाइए। पर गाती है उसको उससे गारंटी 4 फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं बाथरूम सिंगर हूँ सर। नहीं मतलब वी आर hobby। सो प्राउड ऑफ यू एंड यू आर बहुत सच अच्छी एन आवाज। अमेजिंग काम कर रहे हैं आप। मालूम है कि आगे चलते चलते आपके फॉलोअर्स और बढ़ेंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। आपको बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। 5,000 से 10,000 फॉलोअर्स वाले ज्यादातर इन्फ्लुएंसर प्रति पोस्ट औसतन 6,531 रुपए कमाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कैमरे वाला फोन जरूरी, कोई और शुरुआती निवेश दरकार नहीं। चलिए, जब तक हमारे जूरी मेंबर्स ये निर्णय लेते हैं कि कौन होंगे आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हर बार तो मैं आपके साथ कोई ना कोई डेटा शेयर करती हूँ, आज मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी स्ट्रगल की स्टोरी जो है आपको सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फील्ड चेंज करते हैं, जैसे कि मैं एक आईटी इंजीनियर थी और फिर मैं मीडिया की फील्ड में आ गई। मैं फेसबुक पे गई और मैंने बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करी जो एंकर्स जो हैं हायर करते हैं इवेंट्स के लिए या टीवी प्रोग्राम्स के लिए। मैंने हर एक व्यक्ति को मैसेज किया, जितने लोगों का मेरे पास फोन नंबर था मैंने सबको फोन किया और तब जाके मुझे मेरा पहला इवेंट मिला जिसके लिए मुझे 7,000 रुपए दिए गए थे। इस चीज से मैंने ये सीख ली कि जिंदगी में काम मांगने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई स्किल है, कोई कौशल है, तो उसके बारे में सबको बताना चाहिए। चलिए, अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे जूरी मेंबर्स से कि वो इस मंच पे आएं और हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। हमारी जूरी यहाँ आ गई है, तो चलिए अब बुला लेते हैं हमारे इस एपिसोड के आइकन्स ऑफ भारत को इस मंच पे। तो चलिए, अब मैं दरख्वास्त करूंगी प्रफुल्ल जी से कि वो हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। पिछले 10 वीक से हमको इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली, 40-50 आइकन्स हमें मिले हैं, उनका अलग स्टोरी, उनका अलग कहानी। आज भी वही था, सब अलग विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, उनका संघर्ष। बट फाइनली हम सभी चारों लोगों ने डिसाइड किया कि आनंद राज जो बैंगलोर के हैं वो आज के विजेता है। वो सिर्फ विजेता है, बाकी आप लोग भी बरोबर विजेता ही है। तो आनंद राज आप आइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज है आप आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। आप भी चुन सकते हैं कि कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट कीजिए। एनडीटीवी इंडिया और फ्रीडम ऐप की ये मुहिम आइकन्स ऑफ भारत सिर्फ इसीलिए है ताकि हम देश में कुछ बदलाव ला सकें। हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी खुद का व्यवसाय शुरू करें और एनवायरनमेंट का भला करें, देशवासियों का भला करें। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जोदी तोरे डाक शुने कोई ना, शे तौबे एकला चलो रे। बंगाली की ये लाइनें सिर्फ इतना कहती हैं कि अगर आपकी कोई पुकार नहीं सुन रहा तो अकेले चलो, शुरुआत तो करो। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।